हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं सचिन कुमार फिर से आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ रिगार्डिंग D+B। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद फिर से एक बार फिर D+B आप सबके लिए वैकेंसीज लेके आया है काफ़ी सारी। इसमें TGT, PGT, PRT अभी आना बाकी है, NTT वाली आ चुकी है। तो स्पेशली आज हमारा वीडियो होगा TGT मैथ्स के ऊपर। जो पिछला वीडियो जो हमने डाला था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। लास्ट ईयर वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैकेंसीज इन 2024। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था रिगार्डिंग D+B। तो लास्ट ईयर के अगर कंपेयर करें तो सीटें थोड़ी कम हैं, और लगभग देखा जाए तो सिर्फ वही सीटें D+B ने निकाली हैं जो लास्ट ईयर वैकेंट रह गई थी हमारी वैकेंसी में। जैसे मेल की अबाउट 988 वैकेंसी थी, जिनमें से 588 के अराउंड फिल हुई थी। तो लगभग 400 वैकेंसीज बाकी थी। उसमें कुछ ऐड करके, जैसे हर साल कुछ टीचर रिटायर होते हैं, कुछ का प्रमोशन होता है, कुछ छोड़ देते हैं जॉब को, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो स्किप कर देते हैं। तो इसलिए टोटल 540 वैकेंसीज फॉर मेल इस बार निकाली है D+B ने, और फीमेल में 568। लास्ट टाइम फीमेल की वैकेंसी 1167, 1167 वैकेंसीज थी, जिनमें से फिल होने के बाद लगभग इतनी वैकेंसीज बची हैं। फिर भी इनमें भी कुछ ऐड हुई है। एंड इस बार NDMC कंबाइंड वैकेंसी निकली है इस बार। NDMC एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली, DOE एंड NDMC ने कंबाइंड वैकेंसीज निकाली है। तो NDMC में मेल फीमेल नहीं है, इसमें दोनों का हो सकता है सिलेक्शन। तो टोटल 11 वैकेंसीज बाय NDMC TGT मैथ्स के लिए। एंड इस बार थोड़ा सा अलग ये है कि लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें कंबाइंड ना होके अलग अलग पोस्ट कोड था। जैसे फीमेल का पोस्ट कोड था आई थिंक 3721, एंड मेल का था 3821। एंड इस बार तीनों का मिला के कंबाइंड पोस्ट कोड जो है वो 80324 है। 24 मीन्स टोटल 2024 से है यहाँ पे। तो ये हमारी वैकेंसीज डिटेल है, एक बार देख लेते हैं। मैथ्स मेल 231 अनरिजर्व कैटेगरी से है, जिसमें अदर स्टेट के OBCs भी इंक्लूड होंगे। जैसे कोई अदर स्टेट से OBC अगर अप्लाई करता है D+B में TGT के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो एज अ अनरिजर्व कैटेगरी ही माना जाएगा। OBC कोटा रिजर्वेशन उसको फायदा नहीं मिलेगा OBC का। सिर्फ दिल्ली के OBC जो है, सिर्फ वही OBC रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। फायदा इन द सेंस क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर OBC फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स इज 35 ओनली, बट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40 नंबर है, एंड फॉर SC/ST it is 30. So 231 for UR unreserved category in maths में, then 105 for OBC। लास्ट टाइम OBC की ना के बराबर सीटें फिल हो पाई थी मैथ्स मेल में। SC 62, ST 123, 123 and EWS 19। Total 540 vacancies are there for maths male in mathematics। and TGT maths female की बात करें तो 192 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 77 फॉर OBC, SC, ST एंड EWS। 568 वैकेंसीज आर देयर। एंड NDMC की बात करें तो 11 वैकेंसीज हैं, जिसमें 3 अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, फॉर OBC, 2 SC, 1 ST एंड 1 EWS। तो टोटल वैकेंसीज ये हैं हमारे सामने फॉर मैथ सब्जेक्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। तो अब बात करते हैं स्टार्टिंग डेट। तो 8 Feb 2024 से फॉर्म स्टार्ट होंगे हमारे। आपको पहले OARS पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। OARS जो है वो ऑनलाइन पोर्टल है D+B का फॉर्म रजिस्टर करने के लिए। देन उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रॉम 8 Feb, एंड लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म इज 8 March 2024। तो लास्ट वैकेंसी की बात करें तो मई में वैकेंसी निकली थी, एंड एग्ज़ाम was held in सितंबर में एग्जाम हुआ था। 2nd, 3rd एंड 4th टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 3 शिफ्ट्स पर डे, 2 सितंबर, 3 सितंबर और 4 सितंबर को 3 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था। इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन से भी काफ़ी फ़ायदा भी मिला था स्टूडेंट्स को। मार्क्स बढ़े थे लगभग सभी के, 2-4 नंबर सभी के इंक्रीज हुए थे। तो अगर शिफ्ट्स में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन 100% होगा, बिकॉज
जो डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है एग्ज़ाम्स का हर शिफ्ट का वो सेम नहीं होता, इसलिए नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो DTPSB हमारी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उसके बाद ई डोजियर जैसे ही सबमिट होते हैं तो सारा काम DOE के पास चला जाता है। आगे के सारा प्रोसेस DOE करता है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल जो भी है हमारा पोस्टिंग ज्वाइनिंग वगैरह सब। तो देखिए अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम। मैंने आपको पहले भी बता दिया था एक बार पिछले वीडियो में। एक बार फिर जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं अभी जिन्होंने नोटिफिकेशन देखा है, जो सोच रहे हैं कि इस बार हम DTPSB का एग्जाम देंगे, देखिए एक तो ये चीज़ अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि सीटें कम है, बहुत कम है, होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, बहुत है, एक चाहिए आपको। कभी भी कट ऑफ के आसपास मत देखो कट ऑफ, हमें कट ऑफ से बहुत ऊपर रहना है। अगर आप कट ऑफ से काफ़ी ऊपर हैं तो आपको कोई नहीं हटा सकता है ना, तो आपका सिलेक्शन जो है 100% होगा। तो इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। पैटर्न लास्ट टाइम एग्जाम कैसा था, ग्रेजुएशन था, 11-12 था, पोस्ट ग्रेजुएशन था, कोई चिंता नहीं करनी इस चीज़ की, बस आपको लग जाना है तैयारी की। तो पैटर्न एक बार डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था पार्ट ए एंड पार्ट बी, दो पार्ट में एग्जाम होता है। पार्ट ए फॉर मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी एंड इंग्लिश, 20 क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट। एंड इन पार्ट बी सब्जेक्ट कंसर्न जो होता है हमारा 90 क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे सब्जेक्ट के होते हैं, 10 क्वेश्चन पेडागोजी होती है। तो देखिए पिछले जो वीडियो था उस पर भी काफ़ी कमेंट आए थे कि तैयारी कैसे करें, स्टार्ट कहाँ से करें, क्या NCERT सफिशिएंट है, कोई रेफरेंस बुक, क्या इस बार भी ग्रेजुएशन का आएगा। तो देखिए ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लास्ट ईयर भी, लास्ट वैकेंसी में भी यही हुआ था। मोस्टली जो यूट्यूबर्स है यूट्यूबर चैनल जो DTPSB के रिगार्डिंग वीडियो डालते हैं या फिर कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, तो काफ़ी निराशा हुई थी सभी कैंडिडेट को, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं हो कर सकते हम DTPSB के एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है। 9 टू ग्रेजुएशन, इस लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन पोस्ट ग्रेजुएशन के भी थे, तो कुछ भी आ सकता है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है। तो आप अगर कोई कहता कि हम 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं आपको या फिर हम पूरा सिलेबस बताएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा आप उनका विश्वास मत कीजिए, लेकिन खुद से थोड़ा सा तैयारी करके रखिए। 100% डिपेंड नहीं होना है आपको किसी पे, क्योंकि जहाँ पे जिस एग्ज़ाम का सिलेबस ही नहीं है तो उसमें हम किसी के ऊपर भी कंप्लीटली बिलीव नहीं कर सकते। ओके, आपकी जो प्रैक्टिस है वही काम आएगी। ठीक है, तो बात करते हैं। कई क्वेश्चन आए थे मेरे पास अभी रिसेंटली कि क्या 11-12 सफिशिएंट है। तो मैं मेरी बात करता हूँ। जैसे मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरा 11-12 काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। स्टार्टिंग से 11-12 पे काफ़ी प्रैक्टिस भी की है मैंने, टीचिंग भी की है। इस वजह से ग्रेजुएशन पे मेरा बहुत कम था, ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं थी और पढ़े भी काफ़ी टाइम हो गया था मुझे। तो मैं नहीं कहता कि मैंने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया था या मुझे बहुत कुछ आता था। सिर्फ 11-12 के बेस पे ही मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, और 9-10 से तो कुछ आया नहीं था लास्ट टाइम। मतलब पार्ट ए में आप देख सकते हैं बस क्वेश्चन जो आए थे हमारे, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में होते हैं। अदरवाइज पार्ट बी में 9-10 से ना के बराबर क्वेश्चन थे, बिल्कुल भी नहीं थे। बट 11-12 अगर आपका बहुत अच्छा है और आप उसको कर भी सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। जैसे अगर मार्च में भी क्लोज होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो लगभग आपके पास 2 से ढाई महीने लगभग आप मान के चल सकते हैं इन बिटवीन द एग्जाम्स। तो लगभग हम बात करें तो मई जून तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आप 11-12 को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें अपना। ग्रेजुएशन हम ज़्यादा कवर नहीं कर पाते, सिलेबस बहुत लार्ज है। रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बहुत इनके अंदर भी थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो मैं नहीं कहता बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो रिसेंटली जिन्होंने अभी BSc की है या फिर जो नेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ नेट क्वालिफाइड भी हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन में फ़ायदा है। बट ऐसे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल फ्रेशर है, जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो 11-12 को अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि 11-12 में पढ़ाया हुआ जो पढ़ा है आपने वो
उसमें कम मेहनत है ग्रेजुएशन से। ग्रेजुएशन में आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कहाँ से क्या आएगा। ओके, जैसे लास्ट टाइम तो ग्रेजुएशन बिल्कुल ही पूरा ही पेपर लगभग मोर देन 60% पार्ट था जो ग्रेजुएशन से था, एंड अप्रोक्स 40% था जो, या 40 से थोड़ा सा कम था, वो हमारा 11-12 से था। ठीक है, तो पार्ट ए में मैंने आपको बताया 5 सेक्शंस होते हैं जहाँ पे 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, एंड पार्ट बी। और जो लेवल है एग्जाम का आप सबको पता है, लेवल से अलावा अगर मैं बात करूँ पैटर्न भी थोड़ा सा अलग है, तो आपको तैयारी जम के करनी है। बुक्स की बात अगर करें तो मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले वीडियो में भी, एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करनी है। जो अभी तैयारी करना, जो सोच रहे हैं तैयारी के बारे में, एनसीईआरटी इज बेस ऑफ ऑल द एग्जाम्स। जितने भी एग्जाम्स हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट ईयर भी पूछे गए हैं, सीधा क्वेश्चन उठा के दिया गया था, मेरे में भी दिया था, मेरे एग्जाम में भी। तो एनसीईआरटी प्लस फिर बता रहा हूँ मैं एक बार, एग्जाम्पलर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो थॉट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, हाई लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आपको एग्जाम्पलर में काफ़ी मिल जाएंगे जिनसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो इसके साथ साथ आप उनकी शॉर्ट टिक भी याद रखिए। ऐसा नहीं कि पूरा आपको लेंथ याद रखें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि वन क्वेश्चन के लिए आपके पास अगर हम एवरेज लगाएं तो 30 to 40 सेकेंड्स मैक्सिमम होगी आपके पास। इसी में आपको पूरा पेपर सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखिए, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट पार्ट में अगर आपने बिटवीन 60 to 70 अगर स्कोर कर लिया, तो यहाँ पे आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लेके आने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स ही लेके आने हैं 40, तो आपका सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ बढ़ सकती है, क्योंकि सीटें कम है हमारे पास। और अभी जो पैटर्न हमारा लास्ट टाइम आया था, तो स्टूडेंट्स भी इस बार अवेयर हैं कि ग्रेजुएशन, लास्ट टाइम जो हुआ था एग्जाम, उसमें स्टूडेंट्स बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन क्वेश्चन भी आएंगे। तो इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टूडेंट्स पहले से अवेयर है, पहले से तैयार है ग्रेजुएशन पार्ट के लिए। तो कट ऑफ में इजाफा इस बार हो सकता है, मोर देन 100 भी कट ऑफ जा सकती है। लास्ट टाइम की कट ऑफ आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। जो मेल है, मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है फाइनल कट ऑफ वो 92 पॉइंट समथिंग गई थी, एंड फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो अराउंड 111 के आसपास गई थी। तो देखिए इस बार कट ऑफ में इजाफा, मैंने बताया आपको रीजन क्या है। स्टूडेंट पहले से पता है कि ग्रेजुएशन का पार्ट आएगा, तो अभी से तैयारी कर लग गए हैं। कुछ पहले से तैयारी कर, जिनको ये लग रहा था कि 2023 में वैकेंसी आएगी, वो भी काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। और जो सीटें हैं वो पहले से आधी हैं, तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं। तो आप 120 के अराउंड, 110 to 120 को आप सेफ स्कोर मान सकते हैं। मेरा जो स्कोर था लास्ट वैकेंसी में वो 115 था, तो कट ऑफ से काफ़ी ऊपर था मैं। तो ऐसा स्कोर हो कि कट ऑफ के आसपास ना हो, क्योंकि ई डोजियर कट ऑफ के बाद फाइनल कट ऑफ में लगभग 10 to 15 मार्क्स लगभग, जैसे लास्ट टाइम भी 80 हमारी ई डोजियर कट ऑफ थी जो स्टार्टिंग कट ऑफ होती है, एंड फाइनल कट ऑफ 9 to 12 जो मार्क्स हैं वो बढ़ गए थे फाइनल कट ऑफ में। तो आप मान के चलिए 110 to 120 सेफ स्कोर है फॉर मेल। फीमेल में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था फीमेल कैंडिडेट्स ने, 160 तक भी मार्क्स गए हैं। तो ध्यान रखिए कि नॉर्मलाइजेशन से भी मार्क्स बढ़ेंगे आपके 4 से 5 नंबर, ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। तो आपको नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड नहीं रहना है। पार्ट ए में आपको स्कोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आप 2 घंटे में से अगर इसको आप मोर देन 1 आवर भी देके अगर 70 तक भी पहुंच जाते हैं, तो आपके पास अगर मान लो आपने इसमें 1 hour 10 minutes दिया, अगर मान लेते हैं, कुछ पहले भी कर लेते हैं, तो 50 मिनट्स में अगर आप 40 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते हैं जो आपके सही हैं, और इसमें अगर आप 70 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं, तो 110 के अराउंड बन रहे हैं। बाकी तो नॉर्मलाइजेशन से या फिर थोड़ा और नंबर अगर माने जाए तो 120 के अराउंड अगर आप पहुंच जाते हैं, तो लगभग आपका सिलेक्शन डन है वहाँ पे। ओके, तो बात करते हैं बुक्स की, बात कर रहे थे। तो
तो एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पलर से आपके हॉट्स के जो क्वेश्चन हैं जो बीच बीच में आते हैं उनकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद इन दोनों को करने के बाद एकदम अच्छे से क्लियर करने के बाद आप एग्जाम्पलर की एनसीईआरटी की कोई भी सॉल्यूशन बुक मंगवा सकते हैं। जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें सभी 9 to 12 के जो एग्जाम्पलर है उनके सभी सॉल्यूशन मिलते हैं। ओके, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप हर एक क्वेश्चन को खुद से कंप्लीटली सॉल्व करके देखें। तो थोड़ा बहुत अगर आप स्किप करेंगे क्वेश्चंस को, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हो सकता है। उसके बाद रेफरेंस बुक में आप कोई रेफरेंस बुक ले सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। बाकी बेस इन्हीं से रहेगा फॉर 9 to 12 अगर मैं बात करूँ। देखिए जो पार्ट ए में आपकी मैथ्स आएगी वो एलिमेंट्री 10th लेवल की होती है। तो 8 to 10th अगर आप रखें ठीक ठाक तो काफ़ी है। 8 to 10th को आप अच्छे से करिए सॉल्व। उसमें 8 to 10th में थोड़ा एसएससी लेवल तक के क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो एसएससी सीजीएल 10+2 इनमें आते हैं क्वेश्चंस। तो रीजनिंग भी देखो, रीजनिंग में क्या होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें स्किप करने होते हैं। तो उन क्वेश्चन में अगर आप उलझ गए, आपको लगेगा देखने में कि क्वेश्चन हमें आ रहा है बट टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो अगर 5 मिनट में भी वो हो रहा है, कई बार होता भी नहीं है, तो बाकी जो 3-4 क्वेश्चन है वो हमारे उनका टाइम चला जाता है उसमें। तो कुछ क्वेश्चन स्किप करने हैं कि आपको सभी क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 200 क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हमें देख के लगेगा कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आता है हमें, हम कर लेंगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा उसको करते करते कब आपको 5 से 10 मिनट हो गई है। तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगेगा, स्पेशली मैथ्स में। तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं उलझना है, ठीक है। तो बाकी एक चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी कि सेक्शन वाइज जो पार्ट्स होंगे सबमिट होंगे। टोटल 10 सेक्शन होते हैं एग्जाम में, 5 सेक्शन इन पार्ट ए एंड 5 सेक्शन इन पार्ट बी। ईच सेक्शन इज ऑफ 20 क्वेश्चन, कंसिस्ट 20 क्वेश्चंस, और आफ्टर 20 क्वेश्चन आपको सबमिट करना होगा हर सेक्शन को। देन नेक्स्ट सेक्शन जो है वो आप उस पर जा सकते हैं, अदरवाइज फिर से वही सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 20 क्वेश्चन। तो पहले सबमिट करने का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे, तो घबराने की बात नहीं है। बाकी रिव्यू के लिए आपको कुछ नहीं है आपके पास। एक सेक्शन अगर आपका सबमिट हो गया तो आप रिव्यू के लिए नहीं आ सकते हैं। तो स्किप करना भी आपको आना चाहिए। कई क्या करते हैं, कई कैंडिडेट्स होते हैं जो स्किप करने में भी लगातार स्किप करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि बाद में अच्छा क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन आएगा इन मैथ इन पार्ट बी, बट ज़्यादा भी स्किप नहीं करना, आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। अगर आपने 2 से 3 क्वेश्चन स्किप कर दिए तो चौथा क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, ओके। क्योंकि हमें 40 मार्क्स तो एटलीस्ट चाहिए ही इन बोथ पार्ट्स। 40 मार्क्स क्वालिफाइंग है दोनों पार्ट्स में, ओके। तो आपको स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखना है। स्किप करना हमें आना चाहिए लेकिन लगातार स्किप नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि बाद में 11th-12th क्वेश्चन आएंगे या फिर बाद में 9th-10th क्वेश्चन आएंगे, अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है ग्रेजुएशन के 80 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 11th-12th के 80 क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं है DSSB में। तो इसलिए आपको रिस्क बीच बीच में लेना पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ आंसर करना पड़ेगा। 0.25 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर ईच क्वेश्चन अगर आप ईच रॉन्ग आंसर्स, ओके। तो ये आपका पैटर्न है। तो सिलेबस के लिए आप जो PYP है, हमारे प्रीवियस पेपर है, उनको देख सकते हैं एक बार, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हट के आता है, लास्ट टाइम हुआ था, लेकिन हर बार देखो ये इसलिए हो रहा है आपको थोड़ा सा, जैसे मैं अभी डिपार्टमेंट में हूँ दिल्ली में, तो अभी के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे वो IIT, जैसे अभी मैं भी रिसेंटली सितंबर में अहमदाबाद IIT जाके आया हूँ फॉर ट्रेनिंग फॉर 1 वीक। तो काफ़ी लेवल को बढ़ाना चाह रहे हैं टीचर्स का, है ना। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। तो उनका जो एग्ज़ाम लेवल है उन्हें चाहिए कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट चाहिए जो काफ़ी अच्छे हो इन मैथमेटिक्स। तो इसीलिए उन्होंने एग्ज़ाम का लेवल भी काफ़ी बढ़ा दिया है। और फिर अभी इन फॉरेन भी ट्रेनिंग होती है, फॉरेन में फिनलैंड एंड सिंगापुर इधर। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वो टीचर्स भी चाहते हैं कि हमारे टीचर जो है वेल क्वालिफाइड हो। तो इसीलिए तो IIT में तो इन एवरी 2 to 3 months ट्रेनिंग के लिए टीचर्स को भेजा जाता है।
तो ऐसा, क्योंकि देखो हाईएस्ट सैलरी प्रोवाइड करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट पूरे इंडिया में। पे लेवल 7 है, बेसिक जो है आपका 44900 है, एंड अगर आप सभी टीए डीए एचआरए अगर इंक्लूड करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी फर्स्ट मंथ की सैलरी है 72 to 375,000 के आसपास, 70 to 75,000 तक होती है, जो कि काफ़ी हाई है इन कंपेयर विद अदर स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्हीं के इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो कैंडिडेट भी डिजर्व अच्छा करते हैं जो अच्छा कैंडिडेट हो। तो ये भी एक रीजन हो सकता है एग्ज़ाम का जो लेवल था लास्ट ईयर वो बढ़ाने का। तो ऐसा इस बार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। तो आपको ग्रेजुएशन भी करनी है, आपको 11th-12th भी करनी है, लेकिन 11th-12th को आप बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि बेस वही है ग्रेजुएशन का भी। जो मोस्टली कैंडिडेट होते हैं, फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं, उन्होंने भी रिसेंटली बीएससी किया है, किसी ने नेट की तैयारी की है, तो 11th-12th सिर्फ उन्हीं का ज़्यादा अच्छा होता है जो टीचिंग कर रहे हैं, लगातार टच में है 11th-12th के। बाकी जो नहीं है नेट क्वालिफाइड भी कई ऐसे हैं जिनको 11th-12th के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, उनका ग्रेजुएशन बहुत अच्छा है, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छा है, बट 11th-12th को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे जो 11th-12th का सिलेबस है हमारा एनसीईआरटी वाला ही होता है पूरा, तो इन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। मैं भी सोच रहा हूँ 11th-12th की क्लासेज अभी स्टार्ट करने की, तो आप उनको भी देख सकते हैं। सिर्फ शॉर्ट वीडियोस डालेंगे हम, जिसमें विद इन 1 to 2 मिनट्स हम क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट वीडियो आपके तभी काम में आएंगे, आपने बेस क्लियर किया नहीं, एनसीईआरटी देखी नहीं, अगर आप डायरेक्ट शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको उस टाइम लगता है कि हमें समझ में आ गया, एक क्वेश्चन के समझ में आने से कुछ नहीं होगा, हमें बेस आना चाहिए, तो हम हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो बेस इज मस्ट, ओके। तो ये आपका DTPSP 2024 की वैकेंसीज की डिटेल थी। 8 फरवरी से स्टार्ट है फॉर्म्स, तो अभी से तैयारी के लग जाइए। एक चीज़ और, टेलीग्राम पे एक चैनल था हमारा जिसमें DTPSP TGT PGT मैथ्स के नाम से था, तो किसी कॉपीराइट रीजन की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से वो चैनल बंद करना पड़ा। तो अभी एक न्यू चैनल हमने स्टार्ट किया है, अभी स्टार्टिंग ही हुई है कुछ दिन पहले, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें आपके लिए मिल जाएंगी, जिसमें डेली क्वेश्चंस भी आते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग TGT मैथ्स, तो वो आपको सभी मिलेगी वहाँ पे। तो आपको स्पेशली प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान रखना है, एंड मॉक्स, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो आप चैप्टर वाइज भी मॉक्स दे सकते हैं। जैसे आपका डिफरेंशिएशन या फिर आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D 2D जो भी वेक्टर है, अगर आपका जैसे एक चैप्टर खत्म होता है इन बोथ बुक्स एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर, देन यू कैन गिव चैप्टर वाइज मॉक्स, ओके। टेक्स्ट बुक पे आपको चैप्टर वाइज मॉक्स में मिलेंगे, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी मॉक्स में, मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी टेक्स्ट बुक से। तो टेक्स्ट बुक की जो रैंक होती है उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मेरी जो टेक्स्ट बुक पे रैंक थी काफ़ी बार टॉप 10 भी आई थी ऑल इंडिया में, 3 भी आई है, 1 भी आई है, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा थोड़ा कि हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इन कंपेयर विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे 10,000 लोगों में अगर आपकी टॉप 10 रैंक आती है तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है कि हमें लग रहा है कि हम काफ़ी आगे हैं। तो कभी कभी डीमोटिवेट भी होते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, मॉक्स पे मॉक्स दीजिए, काफ़ी मॉक्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है। तो मॉक्स बहुत एक अच्छा आपके लिए साबित हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को फॉर एग्ज़ाम, एंड मैं वीडियो डालता रहूँगा, ओके। थैंक यू सो मच।